सोलन 4 की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एल्डर यी को दिखाया जाता है जो कहता है कि अगर मैं ऑनेस्ट रहूं तो ज्वान्यू की बातें सुनने के बाद मेरी रिएक्शन यही था कि मैं काफी ज्यादा ही शॉक्ड हो गया था। ज्वान्यू की आइडियाज काफी ज्यादा ही बोल्ड है लेकिन काफी इंटरेस्टिंग भी है। इवन अगर ये अपॉर्चुनिटी मुझे दिया गया तो भी मुझे डर है कि मैं इसके ऊपर एडवांटेज ले नहीं पाऊंगा। जिस पर पवेलियन मास्टर कहती है कि एक बोल्ड कैरेक्टर तो मेरी प्रीवियस सेल्फ थी और जब मैं छोटी थी यानी कि जब मैं भी नॉर्मल इंसान हुआ करती थी तो उस टाइम में मैं ज्वान्यू से भी ज्यादा क्रेजी था। वैसे भी ये बात तो हमें भी अच्छी तरीके से पता है कि ज्वान्यू किसी की बेटा है जिसे देखकर तांगुलिन परेशान होता है लेकिन वो कुछ भी जवाब नहीं देता। फिर वो कुछ टाइम के बाद कहता है कि वैसे भी आज यहाँ पे ज्यादा लोग नहीं आए हैं इसलिए चलो अब हम ये चूज करते हैं कि क्या हमें ज्वान्यू की आइडिया में सपोर्ट करना चाहिए या नहीं। जिस पर पवेलियन मास्टर मुंह बनाते हुए कहती है कि वो तुम्हारा ही बेटा है, अगर तुम्हें उसे सपोर्ट करना है तो मेरे पास ऐसा कोई भी कारण नहीं है कि मैं उसे सपोर्ट ना करूं। ये तो तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि आखिर तुम इसके ऊपर क्या सोचते हो। और भाई लोग, क्या आप सभी लोगों ने इस पवेलियन मास्टर को पहचाना है? अगर आप सभी लोगों ने पवेलियन मास्टर को पहचाना नहीं है तो मैं बता दूं कि ये लड़की सोलन 3 में भी है और इसके पास डार्क एंजल मार्शल सोल है एंड जीजी हमेशा इसी लड़की के पीछे पड़ा रहता है। तो चलो फिर से हम लोग कहानी को शुरू करते हैं, जहाँ पर तांगुलिन कहता है कि अगर मैं पर्सनल पर्सपेक्टिव से देखूं तो मैं यही चाहता हूं कि मैं उसे हमेशा अपने पास रखूं और उसे तियांगलंग स्टार में जाने से रोकूं और हमेशा उसे मेरे पास रखूं, क्योंकि इसी तरीके से मैं उसे हमेशा सेफ रख पाऊंगा। तांगुलिन की इस बात को ज्वान्यू भी गौर करके सुन रहा था, जबकि तांगुलिन दोबारा से बातें को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकता हूँ। सभी के पास अपने अपने तरीके होते हैं लाइफ को जीने के लिए और एक फादर होने के तौर में मैं सिर्फ उसकी चॉइस को रेस्पेक्ट ही कर सकता हूँ और मैं उसे बिना कंडीशन के सपोर्ट कर सकता हूँ और उसे सेफ रखने के लिए सभी पॉसिबल चीजें को कर सकता हूँ। इसलिए जब ज्वान्यू तियांगलंग स्टार में जाएगा तो उस टाइम में मैं भी उसके साथ ही चले जाऊंगा और मैं वहां पर जाकर 17 फ्लीट में उसका वेट करूंगा। अगर उस टाइम में ज्वान्यू किसी डेंजर में पड़े तो मैं जितना हो सके उतना जल्दी तुम्हारे पास आकर उसे प्रोटेक्ट करूंगा। इवन अगर हमारी सामना ड्रैगन नाइट के साथ हुआ तो भी हमारे पास भागने के लिए चांस रहेगा। जिसे सुनकर ज्वान्यू टीचर नाना के लिए परेशान होकर कहता है कि लेकिन अंकल ली, टीचर नाना वो। लेकिन तभी तांगुलिन स्माइल के साथ कहता है कि उसकी कंडीशन अभी के टाइम में काफी अच्छा होते ही जा रही है और अगर मैं सच बताऊं तो वो जल्द ही जागने वाली है, इसलिए तुम टीचर नाना के लिए चिंता मत करो, वो ठीक रहेगी। हमारे पास अभी भी काफी लंबा टाइम बचा है इसलिए हम दोनों भी तुम्हारे साथ ही जा सकते हैं। वैसे भी मैं तुमसे एहसानमंद हूँ, इसलिए हम सभी लोग हमारे पूरे लाइफ के लिए साथ में ही रहेंगे। अंकल ली की इस बात को सुनकर ज्वान्यू इमोशनल होकर अपने मन में कहता है कि उसने अभी अभी ये कहा कि वो और टीचर नाना मेरे साथ हमेशा रहेंगे, उसने ये भी कहा कि वो मेरे लिए जिएगा। फिर ज्वान्यू शर्माते हुए कहता है कि फादर, जिस पर तांगुलिन भी कहता है कि ज्वान्यू और भाई लोग, अभी के टाइम में इन दोनों की आंखों से आंसू बहने लगा था, जबकि इस तरफ सभी लोग उन दोनों को ही काफी ध्यान से देख रहे थे। फिर अंकल ली रोते हुए खुश होकर कहता है कि ज्वान्यू, फाइनली तुमने मुझे फादर बुला ही लिया, मेरे बेटे ने मुझे आज फादर बुला ही लिया, क्या इससे अच्छा यहाँ पे कुछ और चीजें हो सकता है। फिर तांगुलिन सभी को कहता है कि माफ करना, मैं काफी ज्यादा ही खुश हो गया था। तो ज्वान्यू भी कहता है कि फादर, हम हमेशा साथ में रहेंगे। और भाई लोग, एक फादर और बेटा तो ऐसे ही इमोशनल हो चुके थे, जबकि इस तरफ पवेलियन मास्टर थोड़ा सा उदास थी और वो उदास होकर मन में कह रही थी कि अगर 10,000 साल पहले मेरे पास एक चांस रहता तो शायद उसकी अभी की फ्यूचर की चॉइसेस इससे काफी अलग हो सकता था। और इसी के साथ तांग सेक्ट की सेक्ट लीडर कहता है कि हमें ज्वान्यू को सपोर्ट करना चाहिए। मेन रीजन सिर्फ यही है कि अगर हमने उसे सपोर्ट नहीं करा तो मुझे डर है कि हम योर मैजेस्टी की द्वारा पनिश हो जाएंगे। ज्वान्यू, आखिर तुम्हें किस तरीके की सपोर्ट चाहिए? सेरेक और तांग सेक्ट तुम्हें जरूर मदद करेगा। जिसे सुनकर ज्वान्यू उसे शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि मैं यही उम्मीद करता हूँ कि मैं तांग सेक्ट से और भी टेक्नोलॉजी को हासिल कर सकूं। मैं इसके अलावा यही चाहता हूँ कि सिल्वर वारशिप ग्रेट पेंग हमारे द्वारा यूज्ड हो। सिर्फ पावरफुल इकोलॉजिकल वारशिप ही हमें गॉड लेवल की पावर हाउस से सेफ रख सकता है। जिसे सुनकर पवेलियन मास्टर कहती है कि मैं तुम्हें ये चीजें दे सकती हूँ, सिर्फ तुम इसे ये सोच सकते हो कि मैंने तुम्हें ये चीजें ड्रैगन कॉर्प्स की बदले में दी है, क्योंकि ड्रैगन्स की बड़ी इकोलॉजिकल वारशिप बनाने में काफी ज्यादा ही सुइटेबल है। जिसे सुनकर ज्वान्यू भी काफी खुश हो गया था। फिर वो कहता है कि ये तो काफी अच्छा बात है, तो फिर दो हॉल मास्टर, क्या आप दोनों भी मुझे कुछ चीजें दे सकते हो जो मेरी लाइफ को बचाने में मदद कर सके? ज्वान्यू को ऐसे मांगता देख हॉल मास्टर काफी ज्यादा ही हैरान हो गया था। और तो हॉल मास्टर और दूसरी बंदे की बॉडी से आत्मा तो तभी निकल जाती है जब ज्वान्यू उन लोगों को तांग सेक्ट की फॉर्मिडन आर्मरी मांगता है।
ज्वान्यू को ऐसे तांग सेट की फॉरबिडन आर्मरी मांगता देख तांग सेट की सेक्ट मास्टर कहता है कि अगर तुम्हारे अलावा और कोई इंसान होता तो मैं ये मान सकता था कि वो इंसान फॉरबिडन आर्मरी को यूज करके अपने ही लाइफ को प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन जबकि वो पर्सन तुम हो तो शायद तुम्हें सिर्फ उस वेपन को यूज करना है। क्या तुम्हें तो पूरे तियांगलंग स्टार नहीं चाहिए थी? आखिर तुम्हें अब तांग सेट की फॉरबिडन आर्मरी क्यों चाहिए? जिस पर ज्वान्यू भी जवाब देते हुए कहता है कि गॉड लेवल पावर हाउस के सामने उन वेपन्स की मदद से मैं उन लोगों से भाग सकता हूँ। ज्वान्यू की इस बात को सुनकर तांग सेट की हेड मास्टर कहता है कि फिर तो मैं इस चीज को पवेलियन मास्टर को ही डिसाइड करने के लिए देता हूँ। जिसे सुनकर पवेलियन मास्टर कुछ टाइम के बाद कहती है कि तो फिर ये बात तो उसे ही चूज करने दो, वैसे भी ज्वान्यू उसी का ही बेटा है, अगर ज्वान्यू ने कुछ गलत करा तो मैं उसके फादर को देख लूंगी। पवेलियन मास्टर की इस बात को सुनकर तांग उलिन हंसते ही रह जाता है। फिर कुछ टाइम के बाद वो मन में सोचता है कि मुझे अभी भी मेरा बेटा को जानने की जरूरत है, सिर्फ उसकी आइडियाज ही वाइल्ड नहीं है बल्कि उसने तो इन लोगों के सामने भी ऐसी हरकत करने की हिम्मत करा है। अगर मैं साहस की बात करूं तो मैं अभी भी ज्वान्यू से काफी ज्यादा ही पीछे हूँ। फिर पवेलियन मास्टर कहती है कि सिल्वर आर्मर ग्रेट पिंक रिसेंटली रेनोवेशन के अंदर है, शायद इसे अपग्रेड होने में आधा साल लग सकता है, इसीलिए तांगुलिन ये तुम्हारे ऊपर है कि इस वारशिप को तुम पायलट करो। जिस पर तांगुलिन कहता है कि सिल्वर आर्मर वांग पेंग के साथ अगर हमारी लड़ाई ड्रैगन नाइट्स के साथ भी होता है तो हम उन लोगों के साथ काफी आसानी के साथ में लड़ सकते हैं। फिर पवेलियन मास्टर कहती है कि ज्वान्यू अगर पॉसिबल रहा तो तुम्हें यहाँ पे गॉड लेवल की ड्रैगन कॉप्स को भी लाना है, क्योंकि अगर हमने उसकी इकोलॉजिकल वारशिप बनाने में इस्तेमाल किया तो हमारी पावर काफी तेजी में बढ़ेगी, उससे भी बढ़कर हम उस ड्रैगन से भी काफी पावरफुल बन सकते हैं। और तो और हमारी नई स्पेस एनर्जी गैदरिंग सॉल टूल्स की ट्रायल भी सक्सेस रहा है। जिसे सुनकर ज्वान्यू भी मान जाता है और वो कहता है कि स्पेस एनर्जी गैदरिंग सॉल टूल आखिर वो क्या है? जिस पर वो जवाब देते हुए कहती है कि यूनिवर्स में एनर्जी काफी ज्यादा ही फॉर्म्स में होती है और जो एनर्जी स्पेस में होती है हम उस एनर्जी को स्पेस गैदरिंग सॉल टूल की यूज करते हुए उसे स्टोर कर सकते हैं। जिससे सुनकर ज्वान्यू पूछता है कि क्या इन सभी चीजें सिल्वर आर्मर ग्रेट पेंग में भी ऐड किया जाएगा? तो पवेलियन मास्टर कहती है कि हाँ, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगी और इसी के साथ तांग सेट की कुछ रिसर्चर्स को भी तुम्हारे साथ में भेजेंगे ताकि वो लोग तियांगलंग स्टार में क्रॉस सेक्शनल टेलीपोर्टेशन एरे को सेटअप कर सके। इससे हम जिस मोमेंट में डेंजर में पड़ेंगे तो तभी हम सभी चीजें को काफी कम टाइम में यहाँ पर ला सकते हैं। पवेलियन मास्टर की इस बात को सुनकर ज्वान्यू हैरानी से कहता है कि क्या क्रॉस सेक्शनल टेलीपोर्टेशन एरे? तो पवेलियन मास्टर भी कहती है कि लॉन्ग डिस्टेंस लॉन्ग स्केल और 2 वे टेलीपोर्टेशन एरे। सच तो यही है कि हमारे पास ऑलरेडी ये टेक्नोलॉजी काफी लंबे टाइम पहले ही था, लेकिन तब हमारे लिए प्रॉब्लम यही था कि उस टाइम की हमारी एनर्जी काफी ज्यादा ही कम थी, लेकिन जबकि अब हमारे पास तुमने लाया हुआ स्पेस क्रिस्टल सोर्स है तो इस प्रॉब्लम को हम काफी आसानी के साथ में सॉल्व कर सकते हैं। जिसे सुनकर तांगुलिन कहता है कि लेकिन इसके लिए हमें तुम्हारा ही शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो पवेलियन मास्टर भी हाँ करते हुए कहती है कि ज्वान्यू की इन सारी कंट्रीब्यूशन की वजह से हम ज्वान्यू को 3 रिवार्ड्स देने वाले हैं। पहला रिवार्ड यही है कि मैं उसे 10 रेड लेवल की सेरेक बैच दूंगा। दूसरा रिवार्ड ये है कि क्योंकि ज्वान्यू ने सेरेक के लिए काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन करा है इसीलिए मैं ज्वान्यू को सीगट पवेलियन की मेंबर बनने की क्वालिफिकेशन देती हूँ। जब ज्वान्यू गॉड लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लेगा तो ज्वान्यू ऑटोमेटिकली सीगट पवेलियन के मेंबर बन जाएगा। हमने इसके लिए तांग सेक्ट और सेरेक से डिस्कशन करा था, प्लस हमारे लिए जो कंट्रीब्यूशन तुमने करा है उस कंट्रीब्यूशन की वजह से तुमने एक काफी बड़ा टेस्ट को भी पास कर लिया है और तो और तुमने इस जेनरेशन की सभी लोगों को भी सरपास कर चुके हो। इवन तुमने उन सीनियर्स को भी सरपास कर चुके हो जो लोग तुमसे काफी लंबे टाइम पहले इनट कोर्टयार्ड में इंटर कर गए थे, इसलिए तुम हमारी थर्ड रिवार्ड को भी डिजर्व करते हो। हम तुम्हें थर्ड रिवार्ड के तौर में एक ऐसा टाइटल देने वाले हैं जो एक ऐसा टाइटल जिसने पूरे 30,000 सालों से सेरेक कॉलेज की ग्लोरी को रिप्रेजेंट करके रख पाया था और एक बारी तुम्हारे फादर के पास भी ये टाइटल था और अब ये टाइटल तुम्हारा हो जाएगी। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम भी इस टाइटल की ग्लोरी को आगे बढ़ाने में कंटिन्यू करोगे। ये एक ऐसी टाइटल है जो कि अभी तक पूरे 30,000 सालों में सिर्फ 3 ही जेनरेशन के लोगों ने हासिल कर पाया था और हम लोग इसे द सेरेक 7 मॉन्स्टर के नाम से जानते हैं। अब ये टाइटल ऑफिशियली तुम्हारा होता है। और भाई लोग, पवेलियन मास्टर के ये कहने के साथ ही हमारी ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।